नमो नमः, सुप्रभातम, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, टीचिंग मेथड की जो प्रथम प्रश्नोत्तरी थी उसका वीडियो शेयर कर दीजिए। इसके अलावा उच्चारण स्थान के जो वीडियो हैं वो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सभी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियोस जो पूरे अपलोड किए गए हैं पहले की मेरे द्वारा, वो सभी का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर रखा है। उसमें आप लिंक को क्लिक करके और सभी पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप चैनल को ओपन करके और वीडियो वाले टैब में जा कर के आप क्लिक करेंगे तो मेरे समस्त वीडियो जितने भी अपलोड किए हुए हैं, सभी टॉपिक से संबंधित, उनको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पद्य शिक्षण की विधियाँ। सबसे पहले नंबर की है भाषानुवाद विधि, नंबर 2 नाट्याभिनय विधि, नंबर 3 व्याख्या विधि, नंबर 4 दंडान विधि, नंबर 5 खंडान विधि, नंबर 6 टीका विधि, नंबर 7 तुलना विधि। ये हैं पद्य शिक्षण की विधियाँ। और दोस्तों, अब से पूर्व में जो विस्तृत जो वाक्यात्मक पद्य शिक्षण की विधियों की क्लासेज हैं, वो आज ये तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पूर्व 2 नंबर की क्लास हो चुकी है गद्य शिक्षण की, और आधुनिक और परंपरागत शिक्षण विधियाँ अलग अलग से आपको पूर्व में बता दी गई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1 भाषानुवाद विधि। भाषानुवाद विधि का अन्य नाम अर्थबोध विधि है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषानुवाद विधि का अन्य नाम क्या है? अर्थबोध विधि है। और ये जो भाषानुवाद विधि है, ये क्या है? परंपरागत विधि है। क्या है? परंपरागत विधि है। अयम विधि परंपरागत विधि अस्ति। अन्य नाम क्या है? अर्थबोध विधि है। अस्मिन् विधौ शिक्षक पद्यस्य प्रत्येक शब्दस्य मातृभाषायाम् अनुवादं करोति। अस्मिन् विधौ शिक्षकः पद्यस्य, मतलब पद्य जो होता है, श्लोक जो होता है, उसका जो प्रत्येक शब्द है उसका अर्थ मातृभाषा में या अनुवाद मातृभाषा में करता है। अस्मिन् विधौ शिक्षकः स्वयमेव पद्यं पठित्वा अर्थं वदति। इस विधि में शिक्षक स्वयं ही क्या करता है? पद्य का अर्थ पढ़ता है। पद्य पढ़ करके उसका अर्थ करवाता है। क्या करता है? पद्य को पढ़ करके उसका अर्थ बोलता है, अर्थ को बताता है, अर्थ करता है। अस्मिन् विधौ शिक्षकः अनुवादस्य सहायता छात्रैः श्लोकस्य अर्थं कारयति। इस विधि में शिक्षक क्या करता है? अनुवाद की सहायता से, अनुवादस्य सहायता मतलब अनुवाद की सहायता से छात्रों के द्वारा श्लोकस्य अर्थं कारयति, श्लोक का अर्थ करवाता है। अयम विधि प्राथमिक स्तरे उपयुक्तो अस्ति। और यह जो विधि है, यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। और इस विधि के दोष की बात करें तो दोष है अमनोवैज्ञानिको अयम विधि। यह जो विधि है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। अस्मिन् विधौ शिक्षणस्य वास्तविकम उद्देश्यम पूर्तिम न भवति। और इस विधि में क्या होता है? शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। और इस विधि का दोष है मुख्य भावस्य सौंदर्यानुभूति न भवति। मुख्य भाव जो होता है उसकी सौंदर्यानुभूति, उसकी जो सौंदर्यानुभूति होती है, वह इस विधि में नहीं होती है। यह इस विधि का दोष है। और उच्च स्तरे उपयोगी नास्ति, उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। पद्य शिक्षण की दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि है नाट्याभिनय विधि। और इस विधि को दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? गीत विधि। ठीक है, तो जहाँ आपको गीत विधि मिलती है तो वहाँ आप उसे नाट्य विधि भी, नाट्याभिनय विधि भी कह सकते हैं। और ये कन्फ्यूजन करने वाली विधि है, क्योंकि नाट्य शब्द पहले शुरू में आ गया है, इसलिए आप नाटक शिक्षण न समझ ले। आपको ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अच्छे से आप विस्तृत व्याख्यात्मक जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने और आप समझे। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, नाट्याभिनय विधि, इसका दूसरा नाम क्या है? गीत विधि भी है। ठीक है। अस्मिन् विधौ शिक्षकः पद्यस्य पाठं शैश्वर रूपेण साभिनयं करोति।
नाट्याभिनय विधि में क्या होता है, जो कि गद्य शिक्षण की विधि है। इस विधि में शिक्षक पद्य पाठम मतलब पद्य पाठ जो होता है उसका सस्वर रूपेण मतलब सस्वर रूप में साभिनयम अभिनय पूर्वक सस्वर पढ़ता है और अभिनय पूर्वक पढ़ता है। ठीक है। अन्य नाम जो है इसका गीत विधि है नाट्याभिनय विधि का। अस्मिन विधौ इस विधि में जो शिक्षक है वो क्या करता है, श्लोकः गीत रूपे साभिनये प्रस्तुयते। गीत जो होता है वो अभिनय पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। मतलब उसकी जो क्रिया उसकी जो एक्टिविटी है उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार वह क्या करेगा, हाथों को या फिर हाव भावों को सब अपने अंगों को क्या करेगा, संचालन करता हुआ उसे क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। जैसे आपने कक्षा 7वीं में चल चल पुरतो सदैव, 8वीं कक्षा में चल चल पुरतो सदैव चरणम ये वाला, और इसके अलावा एक बुभुक्षा पिपासिता लोमसिका उसकी एक कविता है, उसका भी साभिनय इसी विधि के द्वारा पढ़ाया उसे जाता है, क्योंकि उसमें भी अंगों का क्या किया जाता है, साभिनय किया जाता है। साभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गीत भी गाते हैं और साथ में साभिनय उसका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अस्मिन् विधौ छात्राणां कृते लतयादीनां परिचय प्रदीयते। अस्मिन् विधौ इस विधि में छात्राणाम लय ताल आदि नाम क्या है, लय ताल आदि का क्या किया जाता है, परिचय भी प्रदान किया जाता है। और यह जो विधि है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नाट्याभिनय विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है और इसे हम गीत विधि भी कहते हैं। और इस विधि के दोष की बात करें तो दोस्तों क्या है, अधिक समय ग्राह्य वर्तते। जब नाट्याभिनय करेंगे तो क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। इसलिए यह क्या है, इसका विधि का दोष है कि अधिक समय यह लेती है। इस विधि से यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो क्या लगेगा, अधिक समय खर्च होता है, अधिक समय लगता है, इसलिए इस विधि का यह दोष है। अब बात करते हैं अगली विधि की, उसका नाम है व्याख्या विधि। नंबर 3 पर पद्य शिक्षण की व्याख्या विधि है। और व्याख्या विधि को आपने गद्य शिक्षण में पढ़ा होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना है, व्याख्या विधि गद्य की भी होती है और पद्य की भी होती है। अब हम बात करें इसके विस्तार से या इसके बारे में, तो अस्मिन् विधौ शिक्षकः पद्यस्य व्याख्यां करोति। क्या करता है, पद्य जो होता है, श्लोक जो होता है उसकी व्याख्या करता है। शिक्षक इसमें क्या करता है, पद्य की श्लोक की जो श्लोक है उसकी क्या करेगा, व्याख्या करता है। पद्यस्य पदछेदम करोति, और पदछेद भी करता है। पदछेद प्रत्येक शब्द को अलग अलग जो संधि शब्द है उनको अलग अलग करके सामासिक विग्रह करके, ठीक है, और अलग अलग करके पदछेद करके उन पूरे श्लोकों को पहले क्रम से जमाएगा। ठीक है। और क्या होता है, पद्यस्य शब्दार्थानाम अर्थम वदति, और पद्य के जो शब्द होते हैं उनका अर्थ बताता है। शब्दानाम समास विग्रह करोति, और पद जो होते हैं, शब्द जो होते हैं उनका समास विग्रह भी करके इस विधि में बताया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, एकैकस्य शब्दस्य एकैकस्य मतलब एक एक शब्द का व्याख्या मतलब व्याख्या के द्वारा सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो व्याख्या से व्याख्या बन गया है। तो व्याख्या के सहयोग से अर्थम वदति मतलब अर्थ बताता है। एक एक शब्द का व्याख्या के द्वारा अर्थ बताता है। उच्च कक्षाणां कृते उपयुक्तो अस्ति, उच्च कक्षा के लिए यह विधि क्या है, उपयुक्त है। अस्मिन् विधौ छंदसाम अलंकाराणाम च ज्ञानम प्रदीयते। इस विधि में छंदों का और अलंकारों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि के दोष की बात करें तो दोष है अमनोवैज्ञानिको अयम विधि, मतलब यह विधि जो है अमनोवैज्ञानिक विधि है और अधिक समय ग्राह्य भी है, और प्राथमिक स्तरे उपयुक्तो नास्ति, और प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। बढ़ते हैं अगले शिक्षण विधि की ओर, उसका नाम है दंडान्वय विधि। क्या है, दंडान्वय विधि, और बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। दंडान्वय और खंडान्वय विधि से संबंधित प्रत्येक
रिट में प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको सावधानीपूर्वक इन विधियों का अध्ययन करना है। तो दोस्तों, दंडानुविधि जो होती है, अस्मिन् विधे अन्वयस्य विशिष्टम महत्वम वर्तते। प्रत्येक लाइन इस विधि की इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान सावधानीपूर्वक पढ़ना है, सुनना है और राइट डाउन भी आपको करना है, लिखना है। अस्मिन् विधे, इस विधि में, अन्वयस्य विशिष्टम महत्वम वर्तते। प्रश्न सीधा सा बनता है, कस्मिन् विधे अन्वयस्य विशिष्टम महत्वम वर्तते। दंडान्वय, खंडान्वय, व्याख्या, नाट्याभिनय। तो फिर आपको ध्यानपूर्वक, यदि आपने पढ़ी होगी, आप सुन रहे हैं अभी, तो आप इस प्रश्न को सही करके आएंगे। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, अस्मिन् विधे अन्वयस्य विशिष्टम महत्वम वर्तते। मतलब इस विधि में जो होता है, क्या होता है, अन्वय का विशिष्ट महत्व होता है। अस्मिन् विधौ पद्यस्य अर्थ ज्ञान सरलतया भवति। इस विधि में क्या होता है, पद्य का जो अर्थ है वो सरलतापूर्वक हो जाता है। अस्मिन् विधौ सर्वप्रथमं कर्ता ततः कर्म तदनन्तरं च क्रिया लिख्यते। इस विधि में सबसे पहले कर्ता, ठीक है, उसके बाद में कर्म और उसके बाद में क्रिया को लिखा जाता है। संपूर्ण पद्यस्य पूर्ण वाक्येन, और जो संपूर्ण पद्य है, संपूर्ण जो श्लोक है, उसका पूर्ण वाक्य मतलब पूर्ण वाक्य में परिवर्तनमेव दंडान्वय भवति। संपूर्ण जो पद्य है, जो श्लोक है, उसको पूर्ण वाक्य में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, दंडान्वय कहलाता है। तो आप पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि दंड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ दंड जो आया है, इसका मतलब क्या है, पूर्ण वाक्य मतलब वाक्य। दंड का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। मतलब पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, दंडान्वय कहलाता है। तो पूर्ण शब्द हट करके वाक्य, यहाँ वाक्य का अर्थ क्या रहेगा, दंड रहेगा, ठीक है। दंड का मतलब क्या रहेगा, वाक्य रहेगा। अयम विधि उच्च कक्षाणां कृते उपयुक्तो अस्ति। और यह जो विधि है उच्च कक्षा के लिए उपयुक्त है। बात करें इसके दोष की, तो यह जो विधि है अमनोवैज्ञानिको अयम विधि, यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। और प्रश्नः व्याकरण संबंधिता भवन्ति अतः छात्रा नीरसा भवन्ति। और प्रश्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्याकरण संबंधित होते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ जाते हैं अस्मिन् वाक्य कर्ता के कर्म किम, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। इसलिए ये इस विधि का दोष है। छात्र क्या होते हैं, नीरस होते हैं। व्याकरण संबंधित प्रश्न होने के कारण छात्र नीरस हो जाते हैं, इसलिए इस विधि का यह दोष है। और रसानुभूति नहीं भवति, इस विधि में क्या होता है, रसानुभूति नहीं होती है। बढ़ते हैं अगली विधि की ओर। अगली विधि है 5वें नंबर की विधि है खंडान विधि। कौन सी विधि है, खंडान विधि है। इसका अन्य नाम है प्रश्नोत्तर विधि। क्या नाम है, प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं इसे। अयम विधि ऐतिहासिक काव्य शिक्षणाय उपयुक्त अस्ति। इस विधि का ऐतिहासिक काव्य शिक्षण के लिए उपयुक्त किया जाता है। मतलब ये विधि जो है ऐतिहासिक काव्य को पढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है या उपयुक्त है। अयम विधि दंडान्वयस्य अपेक्षा समीचीनः अस्ति। और यह जो विधि है वह दंडान्वय विधि की अपेक्षा समीचीन है, अच्छी है, ऐसा माना जाता है। अयम विधि सामूहिक शिक्षणाय उपयुक्त अस्ति। और यह जो विधि है खंडान्वय विधि, यह सामूहिक शिक्षण के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, सामूहिक शिक्षण के लिए यह विधि उपयुक्त है। अस्मिन् विधौ सौंदर्यानुभूति भवति। इस विधि में सौंदर्यानुभूति होती है, जबकि दंडान्वय विधि में सौंदर्यानुभूति नहीं होती है। और यह जो विधि है खंडान्वय, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। बढ़ते हैं अगले विधि की ओर। और पद्य शिक्षण की अगली विधि है टीका विधि। कौन सी विधि है, टीका विधि। 6 नंबर की टीका विधि है। संस्कृत पद्ये प्राचीन ग्रंथानाम टीका लिखिता सन्ति। संस्कृत के जो ग्रंथ है प्राचीन, उनका क्या लिखा जाता है, उन पर टीका लिखी जाती है। प्राचीन जो ग्रंथ होते हैं उन पर टीका लिखी जाती है।
अस्मिन् विधौ श्लोकानां साहित्यिक व्याकरण संबंधी व्याख्या भवन्ति। और जो टीका लिखी जाती है प्राचीन ग्रंथों की, उसमें क्या किया जाता है, श्लोक जो होते हैं उनसे संबंधित साहित्यिक और व्याकरण संबंधी व्याख्या की जाती है। उसको साहित्यिक व्याख्या और व्याकरणात्मक व्याख्या, दोनों प्रकार की व्याख्या करके बताया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, टीका विधि कहते हैं। अस्मिन् विधौ पद्यस्य भाव स्पष्टीकरणं विश्लेषीकरणम चे भवति। पद्य का भाव स्पष्टीकरण और विश्लेषीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, विश्लेषीकरण मतलब विश्लेषण किया जाता है और भाव स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, पद्य का भाव स्पष्टीकरण किया जाता है और विश्लेषणीकरण किया जाता है। अस्मिन् विधौ ग्रंथस्य गूढ़ार्थम ज्ञानम भवति। इस विधि में ग्रंथ के गूढ़ जो अर्थ होता है, ग्रंथ का जो गूढ़ अर्थ है, गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ अर्थ है, उसका क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। शास्त्रीय ज्ञानम भवति। और इस विधि में ग्रंथ का क्या होता है, शास्त्रीय ज्ञान भी प्राप्त होता है। उच्च कक्षाणां कृते उपयुक्तः वर्तते। और उच्च कक्षा के लिए यह विधि क्या है, उपयुक्त है, सही है। अनेन विधिना भाषायाम अधिकारे आयाति। और इस विधि के द्वारा भाषा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये है टीका विधि। टीका विधि के द्वारा क्या हो जाता है, भाषा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार का यदि उसे ज्ञान है तो ही वह टीका लिख पाएगा। इसलिए उसमें साहित्यिक व्याकरणात्मक सभी प्रकार का ज्ञान होने के कारण ही व्याख्या की जाती है। और यदि आप व्याख्या करने के योग्य हो गए हैं तो उस विधि के द्वारा क्या हो जाता है, भाषा पर अधिकार हो जाता है। वो प्रभाव रूप से संस्कृत में बोल भी सकता है और लिख भी सकता है और व्याख्या भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके दोष की बात करें तो यह जो विधि है टीका विधि, यह क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। अयम विधि केवल परंपरागत धारायाः छात्राणां कृते उपयुक्तो अस्ति। इस विधि का जो प्रयोग है केवल परंपरागत जो धारा है उसके छात्रों के लिए ही उपयोगी है। परंपरागत जो ट्रेडिशन संस्कृत पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय और शास्त्री आचार्य आदि की है, उन बच्चों के लिए यह विधि क्या है, उपयुक्त है। और जो पाठशाला विधि या आश्रमों में आज भी अध्ययन करते हैं उनके लिए भी यह विधि उपयुक्त है। इस विधि के द्वारा वो पढ़ते हैं। और अधिक समय ग्राह्य वर्तते। और यह विधि क्या है, अधिक समय ग्राह्य है, अधिक समय लेती है। अस्मिन् विधौ निरर्थक शब्दानां प्रयोग भवति। और इस विधि में, टीका विधि में, निरर्थक शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। अब प्रश्न बनता है कि निरर्थक शब्दानां प्रयोग कस्मिन् विधे भवति, तो आपको आंसर देना है टीका विधि। और प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनते हैं। आप ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक इनको पढ़े, अध्ययन करें। बढ़ते हैं अगली विधि की ओर, शिक्षण विधि की ओर, और उसका नाम है तुलना विधि। अयम विधि पूर्वोक्तानां विधीनां रूपांतरम अस्ति। यह जो विधि है तुलना विधि, पूर्वोक्त जो विधि है उनका क्या है, रूपांतर है, बदला हुआ रूप है। क्या है, जितनी विधियाँ पढ़ाई है उनका क्या है, रूपांतर है। अस्मिन् विधौ एकस्य कवे विविध श्लोकान तुलना क्रियते। इसमें क्या किया जाता है, कोई एक श्लोक है तो दूसरे कवि का कोई इसने हिंदी में लिखा हुआ है या संस्कृत में लिखा हुआ है, तो उनके आपस में श्लोकों का क्या किया जाता है, श्लोकों की तुलना की जाती है। तुलना करके उनको बताया जाता है। अस्मिन् विधौ विभिन्न कवीनां शैलीनां तुलना क्रियते। मतलब क्या किया जाता है, इस विधि में कवियों की शैली की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। क्या की जाती है, शैलीनां तुलना क्रियते, कवियों की शैली की तुलना की जाती है। अस्मिन् विधौ मातृ संस्कृत भाषायोः तुलना क्रियते। और इस विधि में क्या किया जाता है, मातृ और संस्कृत भाषा की तुलना की जाती है। मातृभाषा और संस्कृत भाषा की तुलना भी की जाती है।
शिक्षकः पद्यस्य शिक्षणं तत्सदृशं श्लोकेन सह तुलना कृत्वा पाठयति। और शिक्षक क्या करता है, पद्य के शिक्षण का उसी के समान श्लोक के सह तुलना करके पढ़ाता है। पद्य जो शिक्षण कार्य करवा रहा है उसमें क्या किया जाएगा कि श्लोक, ऐसा ही श्लोक उसी के समान अर्थ वाला श्लोक होगा, उसके साथ में तुलना करके उसको पढ़ाया जाता है। अयम विधि उच्च स्तरे उपयुक्तो अस्ति। यह जो विधि है उच्च स्तर के लिए उपयुक्त है। और दोष की बात करें तो दोस्तों यह जो विधि है यह क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।